शांताबाई के बेटे प्रताप का यह उत्कर्ष देखकर सौतनों की छाती पर मानो सांप लौट गया। यह तो शुरुआत मात्र थी। इसके बाद तो प्रताप निरंतर और सशक्त रूप से संघर्षों का नेतृत्व करते रहे, क्योंकि उदय सिंह स्वयं तो युद्ध में कम ही जाते थे, पर इनमें से भी अधिकांश छोटी लड़ाइयां ही थीं। किसी बड़े युद्ध की योजना और रणनीति का अनुभव उन्हें नहीं हुआ था। प्रताप को किशोरावस्था से ही शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे बंधुआ बांधवों के साथ जंगल में आखेट के लिए जाते तो कई कई दिन वहां बिताकर आते। इस कारण उनका वनवासी भीलों के साथ बहुत अच्छा संपर्क हो गया। मेवाड़ के राजकुमार की विनम्रता से वनवासी भीलों की काफी भावनाएं जुड़ी हुई थीं, जो आगे चलकर प्रताप के प्रति उनकी अनन्य स्वामी भक्ति का कारण बना। प्रताप की अत्यधिक वीरता के कारण वे मेवाड़ के सामंतों में ही नहीं बल्कि सैनिकों में भी बहुत लोकप्रिय हो गए। जो वीर सामंत उदय सिंह की कायरता और विलासिता से मन ही मन खींचते थे, अब प्रताप में मेवाड़ के भावी महाराणा के गुणों को देख वीर सामंतों में भी आशा का संचार होने लगा। वीर योद्धा होने के साथ साथ प्रताप अत्यंत विनम्र और संवेदनशील भी थे। बड़े तो बड़े या अदना से अदना व्यक्ति से भी वे विनम्रता का व्यवहार करते थे। कहा जाता है कि जब अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद 30,000 असहाय नागरिकों का कत्ल किया तो प्रताप इस समाचार से अत्यंत शोकमग्न हो गए थे। उन्होंने चित्तौड़ में जान गंवाने वाले सभी सैनिकों व नागरिकों के आत्मा की शांति के लिए विशेष दान, पूजा अर्चना और अनुष्ठान का आयोजन करवाया। कहा जाता है कि अकबर के प्रति प्रताप के मन में कटुता का बीज कदाचित इसी दिन से पड़ गया था। अब अत्यंत विलासिता में लीन रहने वाले राणा उदय सिंह का शरीर दिन प्रतिदिन जीर्ण क्षीण हो रहा था। 1570 ईस्वी में जब वे कुंभलगढ़ आए तब भी उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था। मेवाड़ की सुरक्षा के प्रति सदा चिंतित रहने वाले उदय सिंह ने वहां नए सैनिकों की भर्ती की। वहां से वे गोगुंदा आए। राज्याभिषेक से लेकर अब तक का उनका सारा जीवन संघर्ष में ही बीता था। मेवाड़ राज्य को स्थिर रखने के लिए वे निरंतर प्रयासशील रहे, परंतु परिस्थितियां ऐसी थीं कि मेवाड़ लगातार सिकुड़ रहा था। राणा उदय सिंह और मेवाड़ को सबसे बड़ा आघात चित्तौड़ दुर्ग छिन जाने से लगा था, परंतु उन्होंने अपने जीवन काल में चित्तौड़ को पुनः जीतने के लिए न तो कोई प्रयास किया और न ही कोई योजना बनाई। वास्तविकता के धरातल पर जीने वाले उदय सिंह अच्छी तरह समझते थे कि विशाल मुगल साम्राज्य से टकराना उनके लिए संभव नहीं था। उसकी तुलना में पासंग भर मेवाड़ के लिए आघात ही होगा, और यही पराजय उन्हें आजीवन सताती रही। उदय सिंह खून का घूंट पीकर रह गए। इस भयंकर आघात का गहरा प्रभाव भी उनके मानसिक और शारीरिक स्थिति पर पड़ रहा था। लगभग 5 महीने उनके गोगुंदा में ही व्यतीत हुए, जहां उनका स्वास्थ्य अचानक और बिगड़ गया। उन दिनों उनकी सबसे प्रिय रानी धीरजबाई भटियाणी उनकी सेवा में रहती थी। पति की सेवा करने के बजाय अंतिम समय में खुशामद करके अपने पुत्र जगमाल को युवराज बनाना उसका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, कहा जाता है कि भटियाणी रानी के रूप यौवन के प्रभाव से उदय सिंह ने अपने अंत समय में युवराज के रूप में जगमाल को घोषित कर दिया, जबकि उनका ज्येष्ठ पुत्र प्रताप इसका वास्तविक अधिकारी था। इस निर्णय से उन्होंने अपनी वंश परंपरा की अवहेलना की और यह कदम उनके पुत्र प्रताप के लिए एक बड़ी नाइंसाफी साबित हुआ। इस विषय में एक मत यह भी है कि वास्तविकता में उदय सिंह ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी। राजमहल में तरह तरह के षड्यंत्र चलते ही रहते थे और कहा जाता रहा है कि यह भी एक षड्यंत्र का हिस्सा था, क्योंकि रानी भटियाणी और उसके चहेतों ने एक षड्यंत्र के तहत जगमाल को उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना दिया। अपने अंतिम दिनों में जब राणा उदय सिंह लगभग अचेत से रहते थे और सारा राजकार्य सामंतों के देखरेख में चल रहा था, तभी रानी भटियाणी ने राजकाज के कुछ कागजों के साथ उत्तराधिकारी के पद पर भी धोखे से महाराणा की मुहर लगवा ली और उनके स्वर्गवास के बाद घोषित कर देंगे कि जगमाल को उदय सिंह अपना उत्तराधिकारी बना गए हैं। इस पूरे षड्यंत्र के लिए जगमाल ने और रानी भटियाणी ने मेवाड़ के कुछ सामंतों को भी अपने पक्ष में कर लिया था। दोस्तों, वैसे ये बात अधिक तर्कसंगत लगती है, क्योंकि उदय सिंह भले ही भटियाणी पर आश्रित रहे हों, किसी जर्जर शरीर वाले रोगग्रस्त व्यक्ति के विरोध में यह कहना कि उसने इतना बड़ा निर्णय सुंदरता पर मोहित होकर ले लिया उचित प्रतीत नहीं होता। उदय सिंह आजीवन मेवाड़ की सुरक्षा के प्रति अत्यंत चिंतित और सचेत रहे, और वे भली भांति जानते थे कि उनके बाद उनका योग्य उत्तराधिकारी प्रताप ही इस राज्य का शासन कर सकता है और इसे सुरक्षित रख सकता है। ऐसे में उसे युवराज पद से हटाना उचित तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि यदि उदय सिंह ने प्रताप को युवराज न बनाने का निर्णय अपने होश हवास में लिया होता तो वे इसकी चर्चा अपने प्रमुख सामंतों से अवश्य करते। मेवाड़ की परंपरा के अनुसार बिना उनके परामर्श और सहमति के वे ऐसा कर ही नहीं सकते थे, अतः छल कपट वाली बात ही सत्य साबित होती है। अब 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह के सीने में दर्द हुआ और उसी दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। अपने पिता की मृत्यु से शोकाकुल होते हुए प्रताप इतना भी भूल गए कि मेवाड़ राजवंश की परंपरा के अनुसार युवराज महाराणा के दाह संस्कार में नहीं जाता है। वह महल की डयोढ़ी यानी द्वार से ही उन्हें अंतिम विदाई देता है और उसी दिन उसका राज्याभिषेक किया जाता है। यह परंपरा महाराणा का पद एक दिन भी रिक्त न रखने के विचार से बनी थी और अब तक इसका पालन होता आ रहा था, परंतु प्रताप सिंहासन पर बैठने के लिए उतावला नहीं था, क्योंकि प्रताप अपने राज्याभिषेक कराने के लिए महल न रुककर ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते वे अपने पिता को मुखाग्नि देना अपना कर्तव्य समझते थे, जबकि परंपरानुसार यह काम उनके अनुज का था। राजमहल में जो षड्यंत्र हुआ था उससे वे अनिभिज्ञ थे, उन्हें कदाचित इसकी आशंका भी नहीं थी। उधर उदय सिंह का अंतिम संस्कार करने के बाद उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही थी और इधर जगमाल के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। मेवाड़ की परंपरा के अनुसार राज्य का शासक महाराणा होता था और व्यवस्था के प्रमुख को चूड्डा कहा जाता था। उत्तराधिकारी कौन होगा उसका निर्णय
निर्णय भी चूड़ा कृष्णदास और सामंतों की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता था, और कृष्णदास एवं महाराज उदय सिंह के बीच इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। और यदि महाराणा उदय सिंह प्रताप की जगह जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाते तो कृष्णदास से अवश्य चर्चा होती। अतः इस मामले में रणिवास में अवश्य ही कोई षड्यंत्र रचा गया था। अब यह स्पष्ट था कि उदय सिंह ने किसी परंपरा का उल्लंघन नहीं किया था, उनसे तो छल कपट से उत्तराधिकारी के कागज पर मुहर लगवा ली गई थी। एक मत यह है कि प्रताप को इसका पता चल गया था, पर उन्होंने ऐसा मानकर कि पिता ने रानी भटियाणी के प्रभाव में आकर जगमाल को युवराज बना दिया है तो उन्होंने चुप रहना उचित समझा। उनके श्मशान में आने का कारण भी यही था। साथ ही मेवाड़ की ऐसी डामाडोल स्थिति में वे घर में अशांति और झगड़ा नहीं फैलाना चाहते थे। महाराज कुंवर प्रताप का शमशान में आना और जगमाल का अनुपस्थित होना स्वभावतः घोर शंका का कारण था। शंका ही तो थी क्योंकि षड्यंत्र की जानकारी किसी को नहीं थी। इस शंका के बीच जगमाल को वहां न देखकर ग्वालियर के राजा मानसिंह ने जगमाल के छोटे भाई से पूछा, कुंवर जगमाल यहाँ नहीं आए? इस पर उसके अनुज ने जवाब दिया, क्या आप नहीं जानते कि स्वर्गीय उदय सिंह ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया है? जगमाल के अनुज की यह बात सुनकर वहां खड़े सभी सामंत अचानक सकते में आ गए। सब प्रकार से योग्य और मेवाड़ी की रक्षा में सक्षम और राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी के स्थान पर इस अयोग्य जगमाल को उत्तराधिकारी क्यों बनाया गया? मानसिंह ने कहा, क्या मेवाड़ का शासन ऐसे हाथों में दिया जाएगा? मानसिंह सोनगरा प्रताप के मामा थे, उनकी आंखें चढ़ गईं। चूड़ा कृष्णदास जी से कहा, मानसिंह ने, क्या आपका भी इसमें हाथ या समर्थन है? इस पर उन्होंने कहा, समर्थन तो दूर की बात है, मुझे इसकी भनक तक नहीं है। शायद ये रणिवास की कोई साजिश है। वहीं मेवाड़ में सुबह उदय सिंह के निधन का शोक था तो शाम को नए महाराणा के राज्याभिषेक का आयोजन। मेवाड़ की यही परंपरा थी। जगमाल अपने भाइयों और कुछ समर्थकों की सहायता से राज सिंहासन पर बैठा था। सामने परंपरा के अनुसार उसके भाई बैठे थे। राजतिलक में मुख्य सामंत विशेष रूप से चूड़ा जी की उपस्थिति होती थी। उसके बाद सभी मुख्य सामंत महाराणा को अपनी अपनी भेंट देकर उनके प्रति सम्मान और वफादारी का प्रदर्शन करते थे। इसकी शुरुआत भी चूड़ा कृष्णदास जी को ही करनी थी, अतः उनकी ही प्रतीक्षा हो रही थी। चूड़ा कृष्णदास जी, मानसिंह सोनागरा और अन्य मुख्य सामंतों के साथ सारी स्थिति पर विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया कि क्या करना उचित होगा। इसका मन बनाकर दरबार की तरफ चल दिए। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने सारी योजना कर ली थी। सालुबम राव कृष्णदास ने अन्य सामंतों के साथ दरबार में प्रवेश किया। प्रताप भी उनके साथ ही थे, लेकिन संकोचवश वे द्वार पर ही रुक गए। देवगढ़ के रावत सांगा और कृष्णदास सिंहासन पर बैठे। जगमाल की तरफ बढ़े तो सामंतों से भरा सभागार में सन्नाटा छा गया। क्या चूड़ा कृष्णदास और सांगाजी जगमाल को भेंट देकर उसे महाराणा स्वीकार करने वाले हैं? सबके चेहरों पर यही सवाल था। पर अगले ही क्षण जो उन्होंने किया उसने उनके सवाल का जवाब दे दिया। एक तरफ से राव कृष्णदास ने और दूसरी तरफ से रावत सांगा ने जगमाल का हाथ पकड़ा। उसे उठाते हुए कृष्णदास बोले, कुंवर जी, आप इस सिंहासन पर कैसे बैठे हैं? आपका स्थान तो इसके सामने है। किंतु मेरे पिता महाराणा उदय सिंह ने तो, ये कहकर फिर पूरी बात जगमाल के गले में अटक गई। उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। उसके पास अपनी शक्ति के नाम पर तो सिर्फ धोखे से मुहर लगवाया हुआ आदेश पत्र था। वह जानता था कि विरोध करने पर उसके और उसके थोड़े से समर्थकों के लिए परिणाम भयानक हो सकते हैं। वह चुपचाप अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया। आइए प्रताप जी, कृष्णदास ने सिंहासन की ओर संकेत करते हुए द्वार पर खड़े हुए प्रताप को पुकारा। प्रताप आकर सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने जगमाल से कहा, बैठो जगमाल। उसके साथ ही उसने अपने सामने वाले आसन की ओर संकेत किया जो उसके लिए उपयुक्त और सम्मानजनक स्थान था। उत्तर में जगमाल चुपचाप दरबार से बाहर चला गया, क्योंकि उसने कभी भी न सोचा था कि महाराणा बनने का उसका सपना इतनी आसानी से चकनाचूर हो जाएगा। जगमाल ने आशा की थी कि उसके साथ ही उसके भाई और उसके समर्थक भी प्रताप के राज्याभिषेक के समारोह का बहिष्कार करते हुए बाहर आ जाएंगे, पर किसी में इतना साहस न था कि कोई खुलेआम विरोध करता। बाहर आने वाला अकेला जगमाल ही था। प्रताप का विधिवत राजतिलक हुआ। चूड़ा कृष्णदास ने बड़े सम्मान के साथ नए महाराणा का अभिवादन किया और अपनी ओर से भेंट दी। इसके बाद अन्य सामंतों ने परंपरा अनुसार अपनी भेंट दी और महाराणा को झुककर प्रणाम किया और जोर जोर से नारे लगने लगे, भगवान एकलिंग की जय, महाराणा प्रताप की जय। दरबार जयघोष से गूंज उठा। मेवाड़ को उसका नया अधिपति मिल गया था, योग्य, गुणशील, पराक्रमी। प्रताप का विधिवत राजतिलक हो गया था। महाराणा बनने पर प्रताप को स्वर्ण मुकुट नहीं बल्कि एक तरह से कांटों का ताज मिला था, क्योंकि उन्हें विरासत में जो मेवाड़ मिला वह अत्यंत विपरीत स्थिति में था। चित्तौड़ और मांडलगढ़ तो राजपूतों के हाथ से निकल ही चुके थे। चित्तौड़ और अजमेर के बीच का सारा मैदानी इलाका भी मुगलों के कब्जे में था। इसके अलावा जहाजपुर का पहाड़ी इलाका भी मुगलों ने जीत लिया था। राणा उदय सिंह उनके विशाल सैन्य के सामने विवश हो गए थे। अकबर का साम्राज्यवादी उद्देश्य था सारा मेवाड़ अपने अधीन करने का, जिसका खतरा हर समय मेवाड़ के सिर पर मंडरा रहा था। महाराणा सांगा के समय जिस मेवाड़ की सीमा आगरा तक थी और जो हर तरह से समृद्ध था, वह अब सिकुड़कर बहुत छोटा हो गया था। इसकी सीमा अब कुंभलगढ़ के सलूम्बर तक और घोरवाड़ से देबादी तक थी। मैदानी भाग पर शत्रुओं का अधिकार होने से बड़ी संख्या में नागरिकों ने भागकर पर्वतीय प्रदेश में शरण ली थी। उन्हें नए सिरे से आजीविका के साधन खोजने थे। राणा उदय सिंह के पूरे राज्यकाल में मेवाड़ ने भारी उथल पुथल और निरंतर सैनिक संघर्ष देखे थे। इससे राज्य व्यवस्था बिगड़ गई थी और अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। अब महाराणा प्रताप के सामने मेवाड़ की सुरक्षा का संकट था और राज्य को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रयासों की आवश्यकता थी। साथ ही मेवाड़ को संभालने और उसकी दयनीय दशा को यथासंभव सुधारने की चुनौतियां थीं। दरअसल राजपूतों की शक्ति को सबसे बड़ा आघात तो खानवा
खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की बाबर से हार के कारण ही लगा था। सांगा ने अपने स्वभाव और व्यवहार कौशलता के बल पर राजपूतों की राज्य सत्ता का जो श्रेष्ठ और शाही संगठन बनाया था, खानवा की पराजय ने उसे बिखेर कर रख दिया था। हुमायूं और फिर शेरशाह सूरी के काल में राजपूतों ने संभलने की कुछ कोशिशें की, लेकिन अकबर के सिंहासन पर बैठने के बाद स्थिति और भी विकट हो गई। मुगलों की विशाल सेना और साम्राज्य से भी ज्यादा खतरनाक थी अकबर की भेद नीति। कई राजपूत राजा के हौसले पस्त हो चुके थे। ऐसे में अकबर ने बड़ी होशियारी से कई राजपूत घरानों को लोभन देकर अपने साथ मिला लिया। इनमें से कुछ तो मानो ऐसे ही बस निमंत्रण की प्रतीक्षा में ही थे। इनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण था आमेर घराना, जिसके राजा भगवान दास ने न केवल अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, बल्कि अपनी बहन जोधाबाई का विवाह भी उससे कर दिया। इसके साथ ही भगवान दास ने अपने पुत्र मानसिंह को भी अकबर की सेवा में भेज दिया। वह अभिमानी किंतु वीर योद्धा था। मुगल की अपनी प्रचंड शक्ति का संबल पाकर उसका उत्साह और भी बढ़ गया और वह मुगलों का परचम लहराता हुआ विजय यात्रा पर निकल पड़ा। आमेर के देखा देखी पर और भी कई राजपूत घरानों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी बहन या बेटी की शादी मुगल सामंतों से कर दी। मानसिंह ने इन राजपूत सरदारों को अपने साथ मिलाकर एक सशक्त संगठन बना लिया। अब समय बीतता गया और अपने व्यवहार कुशल के कारण अकबर मानसिंह को हर सैनिक सफलता पर उसे पुरस्कृत करता था और जागीरें तथा उपाधियां देता था। देखते ही देखते अब कुंवर मानसिंह राजा मानसिंह बन गया। अब मेवाड़ के आसपास की बांसवाड़ा, डूंगरपुर जैसी छोटी रियासतों ने भी देखी पर यही किया। कभी राणा उदय सिंह के दरबार में हाजिरी देने वाले राजा अब दौड़कर अकबर की शरण में चले गए, जिससे मेवाड़ के इर्द गिर्द मुगलों का शिकंजा और कस गया। स्वयं राणा का अपना भाई जगमाल भी, जो उनके राज्याभिषेक के बाद ईर्ष्या या गुस्से की आग में जल रहा था, अजमेर के मुगल सूबेदार की शरण में चला गया। षड्यंत्र के बावजूद प्रताप का उसके प्रति पहले जैसा ही स्नेहपूर्ण व्यवहार था। सूबेदार जानता था कि शहंशाह अकबर राजपूतों को अपनी तरफ मिलाने के लिए सदा इच्छुक रहते थे, इसलिए उसने पूरे उत्साह के साथ जगमाल का स्वागत किया और अतिथि सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। अवसर मिलने पर जगमाल की इच्छा अनुसार सूबेदार ने उसे अकबर के दरबार में पेश किया। बादशाह ने उसे खीलत और जहाजपुर की जागीर देकर उसका सम्मान किया और मुगल साम्राज्य की छाया में उसकी पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। दोस्तों, महाराणा प्रताप का भाई जगमाल यह उम्मीद लेकर अकबर की शरण में गया था कि देर सबेर मेवाड़ पर मुगलों का शासन हो ही जाएगा। आखिर मेवाड़ इतनी बड़ी शक्ति के सामने अपने सीमित साधनों के साथ कब तक टिकेगा। उस दिन उसे अपने अपमान का बदला तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ अकबर महाराणा प्रताप के स्थान पर उसे मेवाड़ का राजा भी बना देगा। एक बार पहले जगमाल ने छल कपट के जरिए मेवाड़ का राणा बनने का सपना देखा था, जो पल भर में चकनाचूर हो गया था। अब उसका यह दूसरा सपना भी उसके मरने तक सपना ही रह गया। महत्वाकांक्षी पर अयोग्य जगमाल अकबर की कूटनीतिक चालों का शिकार होकर एक लड़ाई में कट मरा। हुआ यूं कि अकबर की नीति राजपूतों को आपस में लड़ाने की थी। इसके तहत उसने 1583 में जगमाल को मुगल दरबार की प्रति वफादारी से खुश होकर सिरोही राज्य का आधा हिस्सा पुरस्कृत में दे दिया। सिरोही पर उन दिनों में जगमाल के ससुर राव मानसिंह का शासन था। जगमाल ने पहले भी षड्यंत्र के तहत अपने बड़े भाई महाराणा प्रताप का न्यायपूर्ण अधिकार छीनने की कोशिश की थी। और दोस्तों, हम जानते हैं, जो व्यक्ति अपने भाई का सगा ना हो सका, वो और दूसरों का सगा क्या होगा। तो वो इस बार अपने पिता तुल्य ससुर का आधा राज्य मुगलों की सहायता से छीनने की कोशिश कर रहा था। शहंशाह से पुरस्कृत होकर वह सिरोही राज्य का आधा भाग पाने के लिए सिरोही पर हमला कर देता है। आक्रमण का सामना करने के लिए राव मानसिंह का पुत्र सुरत्राण सेना लेकर आगे बढ़ा। सुरत्राण अपने राज्य की रक्षा के लिए बड़ी वीरता से लड़ा और युद्ध में जगमाल उसके हाथों मारा गया। दोस्तों, युद्ध में अपने भाई तुल्य साले साहब के हाथों जगमाल का अंत हुआ। परंपरा के अधीन ही सही, राणा प्रताप का राज्याभिषेक पिता उदय सिंह की मृत्यु के शोक संतप्त वातावरण में और धूर्त जगमाल को हटाकर सिंहासनासीन होने की प्रक्रिया में बहुत कठिनाई और संघर्ष से हुआ था। अतः यह तय किया गया कि कुंभलगढ़ में उनका राज्याभिषेक दोबारा पूरे राजकीय वैभव के साथ किया जाए और अब की बार पूरी तैयारी के साथ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ और परंपरानुसार उसके बाद शिकार खेलने का आयोजन भी किया गया। इसे अहेड़ा त्योहार कहा जाता था। शिकार के लिए उनके दो भाई समर सिंह और शक्ति सिंह भी महाराणा प्रताप के साथ थे। उनके कुल पुरोहित भी इन तीनों के पीछे पीछे चल रहे थे। आखेट का उत्साह अपने चरम पर था। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों ही एक बनकेले सुअर का पीछा कर रहे थे। दोनों के भाले लगभग एक ही समय में सुअर को लगे और वह चारों खाने चित्त हो गया। अब दोनों भाइयों में विवाद हो गया कि शिकार किसका है। बात बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बड़ी बात यह थी कि महाराणा प्रताप के महाराणा बनने और उनका मान सम्मान देखकर शक्ति सिंह ईर्ष्या से जल भुन गया था। वह अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उसके अंदर का विष आक्रोश भरने लगा, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। महाराणा प्रताप भी आपा खो बैठे तो दोनों ने तलवारें खींच लीं। तब तक कुल पुरोहित जी भी पास आ गए थे। उन्होंने बीच बचाव करने का भरसक प्रयास किया, पर दोनों भाइयों ने उनकी एक न सुनी। कोई विकल्प न देख पुरोहित ने उन दोनों के बीच आकर एक विशाल छुरा अपने सीने में घोंपकर प्राण दे दिए। यह देखकर दोनों भाई शर्म से पानी पानी हो गए। उधर संध्या काल भी निकट था। राणा प्रताप ने राजपुरोहित के अंतिम संस्कार का समुचित आयोजन किया और उनके परिवार को भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया। अब इसके बाद ही शक्ति सिंह को ब्राह्मण की हत्या के लिए उत्तरदायी करार देकर देश निकाले का दंड भी दे दिया। कुछ इतिहासकारों ने यह भी माना कि कुल पुरोहित की हत्या के लिए महाराणा प्रताप भी उतने ही जिम्मेदार थे जितना कि शक्ति सिंह। तो फिर उसे इस प्रकार दंड देने का क्या अधिकार या औचित्य था। लेकिन जैसा कि हम पहले संकेत कर चुके हैं, यह
एक घटना मात्र थी जिसके इतना विस्फोटक रूप होने के पीछे राणा प्रताप के प्रति शक्ति सिंह की ईर्ष्या थी। महाराणा प्रताप अपने पिता उदय सिंह की तरह ही अपने परिवार में और आसपास होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी रखते थे। उन्हें शक्ति सिंह के मन में पनप रही घोर ईर्ष्या और असंतोष का पता था। यह अवसर मिलते ही उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि शक्ति सिंह ईर्ष्यावश कोई बड़ा षड्यंत्र रचे, उसे अपने से दूर कर देने में ही भलाई है। शक्ति सिंह कहाँ जाता, उसे भी वही मार्ग दिखा दिया जहाँ उसका दूसरा भाई जगमाल गया था। उसने भी दिल्ली की राह पकड़ी। अकबर तो महाराणा प्रताप से रूठे हर राजपूत का स्वागत करने को तैयार बैठा था। फिर यह तो उनका भाई था, इसको कैसे छोड़ सकता था, क्योंकि न जाने कितनी महत्वपूर्ण सूचनाएं और गुप्त जानकारी इसके पास होगी। उसने शक्ति सिंह का आदर सत्कार किया और उसे अपने यहाँ शरण दे दी। अकबर के राज्यकाल तक मुगल साम्राज्य दूर दूर तक फैल चुका था। ऐसे में छोटे से मेवाड़ का उसकी अधीनता स्वीकार न करना उसे बुरी तरह अखर रहा था। प्रताप इस बात को अच्छी तरह जानते थे और यह भी कि मेवाड़ कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, भले ही स्वाधीनता का कुछ भी मोल चुकाना पड़े। यानी उनके साथ भविष्य के परिणाम आने के नजारे स्पष्ट थे। देर सबेर मुगलों से युद्ध की स्थिति आने पर क्या मेवाड़ अपनी वर्तमान स्थिति में मुगलों से युद्ध करने के लायक था? इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। अतः महाराणा प्रताप की पहली वीरता अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना थी। इसके लिए एक सुगठित अनुशासित सेना की आवश्यकता थी। साथ ही सेना के पुनर्गठन और सशक्तिकरण के लिए संसाधनों की आवश्यकता थी, जो इस विपरीत परिस्थितियों में मेवाड़ के पास लगभग नहीं थे। राज्य का अधिकांश उपजाऊ और मैदानी भाग मुगलों के अधिपत्य में था। आए दिन के आक्रमणों और सैनिक झड़पों के चलते नागरिक अपने घर बार से उजड़ चुके थे। उनमें से बहुत से पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा में शरण लेकर किसी तरह जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने यथासंभव सेना को सुगठित करने का प्रयास किया। नई भर्ती की गई, उन्हें अनुशासन और प्रशिक्षण दिया गया। अपने सीमित साधनों में इस कार्य को सफल बनाने के लिए महाराणा प्रताप ने संसाधनों की अपेक्षा नैतिक बल का सहारा अधिक लिया। मेवाड़ के बारे में यथा राजा तथा प्रजा वाली बात चरितार्थ हुई थी। उदय सिंह ने भले ही मेवाड़ की सुरक्षा के लिए प्रयास किए हों, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए पराक्रम या बलिदान की भावना का प्रदर्शन कभी नहीं किया। अतः प्रजाजन में भी निराशा का वातावरण फैल गया। जबकि ऐतिहासिक परंपरा बताती है कि महाराणा प्रताप ने न केवल सामान्य जन में अपने देश की रक्षा के लिए जन जन का आह्वान किया, बल्कि स्वयं भी मेवाड़ के पूरी तरह से स्वतंत्र न होने तक हर प्रकार के राजसी सुख भोग से दूर रहने का संकल्प कर लिया। उन्होंने सोने चांदी के पात्रों में राजसी भोजन का आनंद न लेने और मखमली सेज पर न सोने तक का संकल्प कर लिया। कहा जाता है कि राणा की इस संकल्प की घोषणा को डोंडी पिटवाकर पूरी जनता को सूचित किया गया, जिसका बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्वयं भी जगह जगह जाकर जन जागरण अभियान चलाया। नए महाराणा की वीरता, स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट लगन और विनम्रता की चर्चा तो उनके युवराज होने के समय से ही घर घर में हो रही थी। उनके राजसी सुखों के त्याग की घोषणा ने इसे और बल दिया। वही आपको बता दे, मेवाड़ के एक बड़े पर्वतीय वन प्रदेश में भील बसते थे। इनकी अपनी अलग ही युद्ध कला थी। ये धनुष बाण के उपयोग में अत्यंत कुशल और अचूक निशानेबाज होते थे। पहाड़ों और जंगलों के बेहद रास्तों की जानकारी तथा उनके उपयोग में तो स्वभावतः इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किशोरावस्था से ही राणा प्रताप वन में आखेट के लिए जाते थे, जिस कारण उनकी कई भील सरदारों से बहुत घनिष्ठता रही। वे मेवाड़ के महाराज कुंवर की सहज स्नेह और विनम्रता से अभिभूत थे। महाराणा ने मेवाड़ की रक्षा के लिए इनका सहयोग चाहा तो एक एक भील मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने को तत्पर हो गया। काफी कुछ हुआ, पर यह अब भी नाकाफी था, क्योंकि विशाल मुगल साम्राज्य और छोटा सा मेवाड़, ऐसे शक्ति असंतुलन में अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना एक कड़ी चुनौती थी। प्रताप ने मेवाड़ के हितैषी और राजपूती आन की रक्षा का संकल्प लेने वाले सभी राव राजाओं के साथ अपने संबंध और घनिष्ठ बनाए तथा उन्हें भी आने वाले संकट के प्रति सचेत करने के प्रयास भी तेज कर दिए। कुंभलगढ़ में दोबारा अपना राज्याभिषेक कराने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य यही था। महाराणा की एक एक चाल अब तक बिल्कुल सटीक जा रही थी। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि राज्याभिषेक के बहाने बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रणथंभौर के चौहानों, ईडर और सिरोही के देवड़ों तथा कुछ अन्य राव व रावलों से घनिष्ठ मित्रता के संबंध बनाए। प्रताप के मामा जोधपुर के राव चंद्रसेन तो उनके अपने थे ही, क्योंकि एक तो पारिवारिक रिश्तेदारी, दूसरा विचारों में साम्यता। इसलिए राव चंद्रसेन और प्रताप की घनिष्ठता स्वाभाविक ही थी। चंद्रसेन भी किसी कीमत पर मुगलों की पराधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, भले ही उसके लिए कितना ही बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। अकबर मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए व्याकुल हो रहा था। उसने उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। छोटा सा मेवाड़ इतने बड़े मुगल साम्राज्य के सामने न झुके, यह उसे सहन नहीं हो रहा था। उसने उम्मीद की थी कि शायद हमले के खतरे को टालने के लिए राणा प्रताप खुद उसके पास संधि प्रस्ताव भेजेंगे, लेकिन शायद उसे समझने में समय लगा कि उदय सिंह और प्रताप में कितना फर्क है। उसके सामने दो विकल्प थे, सीधे मेवाड़ पर चढ़ाई करके उस पर अधिकार करना या फिर राणा से संधि करके उसे अपने अधीन करना। अकबर सीधे प्रताप से टकराना नहीं चाहता था। चित्तौड़ विजय का कड़वा अनुभव वह भूला न था। हालांकि उसकी विजय हुई थी, पर यह जीत उसे इतनी महंगी पड़ेगी, इसकी उसने कभी कल्पना तक न की होगी। और फिर जीतने के बाद उसे मिला था एक खाली दुर्ग, चिता की राख और 30,000 निरीह नागरिक, जिनका नरसंहार
करके उसने अपनी खींच मिटाई थी। दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ अकबर को यह भी मालूम था कि मेवाड़ घराने के लिए राजपूतों के मन में बहुत आदरमान है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार के अधीन बहुत से राजपूत भी राणा प्रताप का आदर करते थे। मुगल साम्राज्य के विशाल शक्ति का सामना करने का साहस न जुटाने के कारण वे अकबर के अधीन तो हो गए थे, लेकिन स्वतंत्रता और धर्मनिष्ठा बनाए रखने के लिए राणा प्रताप का वे बहुत आदर करते थे। मेवाड़ पर चढ़ाई करके वह इनमें असंतोष की भावना नहीं फैलाना चाहता था, इसलिए प्रताप की ओर से कोई प्रस्ताव न आने पर उसने अपनी तरफ से संधि प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया। महाराणा प्रताप के सामने भी दो विकल्प थे, या तो वे अन्य राजपूतों की तरह अकबर से संधि करके इस अधीनता के बदले अपने और अपनी जाति के लिए सुख चैन खरीद लेते, या स्वतंत्र रहकर संघर्ष का कड़ा रास्ता अपनाते। अकेले महाराणा तो ऐसा निर्णय नहीं ले सकते थे, आखिर बिना सामंतों और प्रजा के सहयोग के यह कैसे संभव था। अतः उन्होंने अपने सभी सामंत सरदारों, मेवाड़ के सहयोगी राव रावलों और प्रजा का मन टटोला। और दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि इस मेवाड़ की धरती से बस एक ही परामर्श निकला था कि पराधीनता स्वीकार करने के बजाय मातृभूमि की रक्षा में प्राणों की आहुति देना अपने लिए बेहतर समझो। उनके सैनिकों ने ही नहीं, जाति के हर सामान्य जन ने भी यही भाव अनुभव किए। और साथ ही वन प्रदेश के भील तो अधीनता को कभी स्वीकार नहीं करते थे। अपने महाराणा के लिए सर्वस्व अर्पण करने को वे सदा तैयार रहते थे। यह महाराणा प्रताप के नेतृत्व का कीमती फल था ही, साथ ही मेवाड़ की परंपरा भी थी। दोस्तों, मेवाड़ की गाथा सुनने में सच में रोम रोम सिहर उठते हैं, क्योंकि इस भूमि पर निवास करने वाले लोगों में त्याग, बलिदान और मातृभूमि के प्रति सब कुछ न्योछावर करने की भावना रूपी निष्ठा हर तरीके से रग रग में समाई हुई थी। और इसी निष्ठा ने प्रताप का उत्साह दोगुना कर दिया। अब निर्णय हो गया, अब केवल उसकी अनुयायी यथासंभव तैयारी करने की आवश्यकता थी। अकबर ने महाराणा के सिंहासन पर बैठने के लगभग 6 महीने बाद सितंबर 1572 में उनके सामने संधि प्रस्ताव रखने के लिए अपने मिठबोले और घाघ दरबारी जलाल खां कोर्ची को मेवाड़ भेजा। उसके साथ राज दरबार की रीति नीति में दक्ष कुछ अन्य दरबारी भी थे। महाराणा ने कोर्ची और उसके साथियों का उचित आदर सत्कार किया और शाही अतिथिशाला में उनके लिए अनेक सुविधाओं का प्रबंध कर दिया। कोर्ची ने अपने शब्दों की मीठी चाशनी में डुबोकर प्रताप को मुगलों की अधीनता का कड़वा पेय पिलाने की पूरी कोशिश की। उसने अपने शब्द बाण के साथ आदरणीय महाराणा को समझाया कि महान अकबर के साथ संधि करने के लाभ और संधि न करने से उन्हें और उनकी प्रजा को होने वाले संभावित नुकसान के बारे में कई तरीकों से समझाया। समय समय पर प्रताप के साथ बैठने वाले मुख्य सामंतों और कोर्ची के साथ आए उनके सहयोगियों में वार्तालाप के दौर चलते रहे। महाराणा उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनते थे, पर कोई ठोस निर्णय या कभी भी त्वरित प्रतिक्रिया नहीं करते थे। कोर्ची ने अपने प्रयास जारी रखे। वह सकारात्मक या नकारात्मक कोई न कोई जवाब चाहता था। लगभग 2 महीने बीत जाने पर उसने अंततः प्रताप से कोई न कोई जवाब देने की अनुमति की। तो महाराणा प्रताप बोले, खां साहब, मेवाड़ के शासक तो स्वयं भगवान एकलिंग है। मैं तो उनका दीवान हूँ। जब तक मुझे उनकी तरफ से कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल जाता, मैं आपको क्या जवाब दूं। दोस्तों, भारत के इस महान योद्धा के लिए कमेंट बॉक्स में जय महाराणा अवश्य लिखे। अब कोर्ची को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने सोचा ये कोई राजपूती पहेली थी जो उसने आज तक नहीं सुनी थी। उसे समझ में आया तो सिर्फ इतना कि राणा कभी कोई जवाब नहीं देगा। निराश होकर उसने अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर उठाया और दिल्ली की राह ली। कोर्ची की असफलता से अकबर निराश नहीं हुआ। उसे लगा कि संधि वार्ता के लिए किसी राजपूत को भेजना चाहिए था। कुछ सोच विचार करने के बाद उसने कुंवर मानसिंह को इस काम के लिए चुना। 1573 ईस्वी में मानसिंह ने एक बड़ी सेना लेकर शोलापुर पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इसके बाद उसने अंगरक्षकों की एक छोटी टुकड़ी अपने पास रखकर शेष सेना को अकबर के पास लौट जाने का आदेश दिया, क्योंकि इतनी समझ उसे भी थी कि मेवाड़ की दिशा में दलबल सहित आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। महाराणा प्रताप को मानसिंह के अकबर का दूत बनकर आने की सूचना पहले ही मिल गई थी। उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को आदेश दिया कि मानसिंह का उदयपुर आने पर भव्य स्वागत किया जाए। सारी तैयारियां हो गईं। अमर सिंह ने स्वयं मानसिंह की अगवानी की और उसे बड़े आदर के साथ दरबार में ले आया, जहां स्वयं महाराणा और उनके मुख्य सामंतों ने उसका स्वागत किया। जलाल खान और मानसिंह में बहुत अंतर था। जहां जलाल खान मृदुभाषी विनम्र थे, वहीं मानसिंह मुगल साम्राज्य के अपार रुतबे और शौर्य के नशे में चूर थे। अकबर का एक मुख्य सेनापति होने के नाते वह कई विजय अभियानों पर गया था और मुगल वाहिनी और अपने रण कौशल के दम पर उसने जगह जगह जीत के झंडे लहराए थे। वह ये मानकर आया था कि मेवाड़ जैसा छोटा सा राज्य उसकी विनम्रता और ताव में छिपी धमक से भयभीत होकर संधि के लिए राजी हो जाएगा। उसकी भाषा में किसी दूत की विनम्रता के स्थान पर ताकत के बल पर अपनी बात मनवाने की खनक ज्यादा थी। पहले दिन की बैठक में ही मानसिंह और उसके साथ आए दरबारियों ने महाराणा के सामने प्रस्ताव रखा। इनका सारांश यह था कि महान मुगल सम्राट को मेवाड़ के वीर शिरोमणि राणा से संधि करके अति प्रसन्नता होगी। यदि आपस में विवाह संबंध हो जाए तो यह मैत्री स्थायी और गाढ़ी हो सकती है। इतना सुनते ही राणा के सामंतों में भयंकर गुस्से की आग लपटे उठ गई, पर प्रताप के संकेत पर सब शांत हो गए। इसके साथ ही यह विकल्प भी था कि यदि महाराणा को विवाह संबंध वाला प्रस्ताव किसी कारण से उचित नहीं लगता तो यह संधि की अनिवार्य शर्त नहीं है। वह कहते ही यदि आप अकबर के दरबार में हाजिरी दें तो आपको शहंशाह ऊंचा पद प्रदान करेंगे। दरबार में उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही उनका मान सम्मान रहेगा। इसके साथ ही मानसिंह के साथ आए दरबारियों ने राणा को दी जाने वाली जागीर, पदवी तथा अन्य भेंटों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। महाराणा प्रताप सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने इतना ही उत्तर दिया
लिया कि अपने सभी सामंतों से परामर्श करने के बाद ही वे कोई निर्णय कर सकेंगे। अमर सिंह ने दिल्ली दरबार से आए मेहमानों के आतिथ्य का बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा था। मान सिंह की सुख सुविधा और आमोद प्रमोद का वह स्वयं ध्यान रख रहा था। उसे पता था कि मान सिंह को शिकार खेलने का बहुत शौक है, इसलिए उसने उसका भी विशेष प्रबंध किया था। दोस्तों, अकबर के दूतों को संधि प्रस्ताव लेकर उदयपुर आए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन कोई निश्चित उत्तर मान सिंह को न मिला। वह मन ही मन में समझ गया कि महाराणा प्रताप उसका प्रस्ताव कभी नहीं मानेंगे। वह केवल टाल मटोल कर रहे हैं। कोर्ची को उन्होंने 2 महीने तक इसी तरह टाला था, लेकिन मान सिंह में इतना धैर्य नहीं था। वह बुरी तरह चिढ़ गया। अपना प्रस्ताव न माने जाने को उसने व्यक्तिगत अपमान समझा। उसकी भुआ जोधाबाई की शादी उसके पिता ने अकबर से कर दी थी। इस नाते वह खुद को शहंशाह का निकट संबंधी समझता था। इसके अलावा वह अकबर का चहेता तो था ही। 12 बरस की छोटी सी उम्र में ही अकबर की चाकरी में आए मान सिंह को पराधीनता और स्वाधीनता का अंतर समझ में नहीं आ सकता था। संधि प्रस्ताव को टालना उसे महाराणा की हठधर्मिता ही लगी। विदाई का दिन आने पर अमर सिंह ने उदय सागर के किनारे अतिथियों के लिए विशेष भोज का आयोजन किया। झील के किनारे लगाए गए सुंदर गलियारों में अतिथियों एवं उनके साथ भोजन करने वाले सामंतों के लिए आसन लगाए गए और पारंपरिक तरीके से भोजन करने के लिए इनके सामने चौकियां रखकर सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा गया। मानी सिंह राणा प्रताप के आने का इंतजार कर रहा था। जब कुछ देर बाद भी राणा की प्रतीक्षा करने पर वह नजर नहीं आए तो उसने पूछा, अमर सिंह, भोजन तक तो बहुत सुंदर आयोजन हुआ है, पर अभी तक राणा प्रताप नहीं आए। अमर सिंह ने अति विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर निवेदन किया, कुंवर जी, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आपके साथ भोजन भी अवश्य करूंगा। पिताश्री उदरशूल यानी पेट दर्द से परेशान है, अतः वे नहीं आ सकेंगे। इतना सुनना था कि मानी सिंह के तन बदन में आग लग गई। वह समझ गया कि राणा प्रताप उसके साथ बैठकर भोजन करने में अपना अपमान समझते हैं, क्योंकि वह म्लेच्छ जो है, दोस्तों म्लेच्छ का मतलब जो परंपरागत रूप से भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों का पालन नहीं करता। इसलिए सामने परोसा गया भोजन छोड़कर वह उठ खड़ा हुआ और बोला, कोई बात नहीं कुंवर अमर सिंह, मैं जा रहा हूँ। अब दिल्ली से उनके पेट दर्द की दवा लेकर ही आऊंगा। अमर सिंह तो खून का घूंट पीकर चुप रहा, लेकिन एक राजपूत सामंत जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वालों के साथ बैठकर भोजन करने की विवशता से जूझ रहा था, चुप नहीं रह सका। उसने आगे बढ़कर कहा, कुंवर मान सिंह, अगर आप दवा लेकर अकेले आए तो हम मालपुरा में आपका स्वागत करेंगे। अगर आप अपने फूफा के साथ आए तो जहाँ भगवान एकलिंग को मंजूर होगा वहाँ आपका और आपके फूफा का भरपूर स्वागत किया जाएगा। तो दोस्तों, कुंवर मान सिंह और मेवाड़ राजपूत सामंतों के बीच ये तकरार क्या मोड़ लेगी? क्या मान सिंह अकेले मालपुरा आएंगे या अकबर के साथ आकर राजपूताना की अस्मिता को चुनौती देंगे? जानेंगे इस ऐतिहासिक संघर्ष की आगे की कहानी अगले भाग में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखे। धन्यवाद।